हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CUET के सिलेबस बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि CUET एग्जाम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो अगर अभी तक आपको नहीं पता ये एग्जाम किस चीज़ के बारे में, फट से उस लिंक पे जाओ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे हमने एक बहुत ही प्यारी सी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है CUET के बारे में, फट से उसे देख लो क्योंकि ये एग्जाम आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जाने वाला है। सेकेंडली, मैं आपको CUET में 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। स्टार्ट किया है मैंने बिजनेस स्टडीज से। इसके हर एक चैप्टर की क्रिस्प रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ पहले, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर 12th से ही रिलेट करते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स लेके आने वाली हूँ। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इससे पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फट से जाके देख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CUET में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी छोटू सा भी एक स्कोप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का कंप्लीट रिविजन। ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से CUET में जो सिलेबस पिक किया गया है वो है इन टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एज वेल एज डिविजनल, दोनों हमने पढ़े हुए हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, वो भी इसका पार्ट रहेगा। डेलीगेशन इसका मीनिंग, एलिमेंट और इसका इंपॉर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन इसका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, एंड एंड में है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स आप अपने 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल आपको क्रिस्प वे में पूरे के पूरे टॉपिक्स एक बार रिवाइज करा दूंगी ताकि CUET के लिए आप रेडी हो जाए, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम CUET के जितने भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वहां हम एग्जाम्पल पिक कर रहे हैं हमारे SCO टीम के लीडर का, जिसका नाम है अमेय। सो यहां पे भी हम अमेय का ही एग्जाम्पल लेंगे। सो अमेय ने खोली है एक बेकरी। बेकरी भी है, मतलब साथ साथ थोड़ा बहुत रेस्टो वाला फील भी देती है, तो रेस्टो कम बेकरी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके यहाँ पे काम हुआ करता था बेक करने का, ठीक है। इसके यहाँ पे काम हुआ करता था डिशेस बनाने का, ओके। कुछ भी डिशेस हो सकते हैं, जैसे परसों मैंने राजमा चावल खाए थे, अभी मुझे वही याद आ रहे हैं, बहुत टेस्टी थे, तो राजमा चावल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और बेक कर रहा था ये फर से कुकीज, ठीक है। अब कुकीज के लिए आटा गूंदना पड़ता है, आटा या जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे गूंदने पड़ते हैं, उनको सही मिक्सचर उसमें मतलब फॉर्म कंसिस्टेंसी में लाना पड़ता है। मेरे को ज़्यादा कुकिंग का शौक भी नहीं है और ना ही आती है, इसलिए जो भी तुम्हें समझ में आए समझ लेना, ठीक है। सो आटा वगैरह वो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत चॉकलेट वो लगानी पड़ती है, घोलना घुलना पड़ता है, ये सारा काम रहता है। और राजमा चावल बनाने के लिए तो अपन को पता है भैया, राजमा को सीटी दिलवानी पड़ती है, फिर उसके बाद वो गल जाते हैं तो उनको फ्राई करना पड़ता है प्याज टमाटर वगैरह वगैरह डाल के, और चावल नॉर्मली बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब अमेय को पता है कि उसके यहाँ पे क्या क्या काम है, ठीक है। जब ये काम देने बैठा लोगों को कि किसको क्या काम करना चाहिए, तो एक लड़का था जिसने आज तक कभी भी आटा गूंदा ही नहीं था, उसको सिर्फ चावल बनाने आते थे। एक लड़का था जिसने आटा कभी गूंदा ही नहीं था, उसको सिर्फ चावल बनाने आते थे। फर्स्ट से इस लड़के का नाम था अनिकेत, ठीक है। अमेय ने क्या किया, अमेय ने अनिकेत को आटा गूंदने का काम दे दिया कि बेटा तुम गूंदो। अब वो कभी पानी ज्यादा कर दे, कभी आटा ज्यादा कर दे, कभी कुछ ज्यादा कर दे, कभी चीनी ज्यादा कर दे, तो ऐसे 10-4 बार इसने क्या किया, सारा का सारा इंग्रेडिएंट खराब कर दिया। उसके बाद एक लड़की थी जिसको कुकर की सीटी तक लगानी नहीं आती थी, उसको इसने काम दे दिया राजमा बनाने का। फर्स्ट से इस लड़की का नाम था लवीना,
ठीक है, इसको क्या काम दे दिया, राजमा उबालने का। वेरी नाइस। अब वो तो बेचारी कुकर की सीटी लेके घूम रही है, भाई इसको कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ऊट पटांग कुछ कर दिया तो पता चला कुकर फट गया। तो ऐसे में हुआ क्या कि पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट थी सारी बेकार हो गई, इंग्रेडिएंट सारे वेस्ट हो रहे हैं, कुकर फटने से नुकसान हो गया, रिसोर्सेज बेकार हो गए, ना काम हो पाया ना कुछ। एंड एट द एंड टाइम, मतलब जो यहाँ पे ओवरसी कर रही थी फंक्शंस, उसका नाम था प्रियंका। तो प्रियंका अमे की अनुपस्थिति में, मतलब उसकी एब्सेंस में, सॉरी उसकी एब्सेंस में क्या कर रही थी, ओवरसी कर रही थी। तो अब इसे पता ही नहीं था कि ये चीज रिपोर्ट किसको करनी है, मतलब मैं किसको जाके बताऊं कि यहाँ पे तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्चुअली बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस में ऐसा होता है, क्योंकि उनको समझ होती नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और हमें भाई साहब तो हर अगले एपिसोड में कुछ ना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन्हें बेकरी का शौक लगा है तो इन्होंने ये शुरू कर लिया, लेकिन उससे पहले इन्होंने समझा नहीं कि बिजनेस रन कैसे किया जाता है। कभी भी आपको किसी भी बिजनेस में पैर रखना हो ना, तो सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि पहले कोई बना हुआ बिजनेस उस फील्ड का हो, उसमें जाके सीख लो तुम। चलो तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि तुम कुछ नया इनोवेटिव लेके आ रहे हो। लेकिन अगर तुम वही बिजनेसेस लेके आ रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो पहले जाके किसी बिजनेस फर्म के साथ थोड़े टाइम के लिए इंटर्नशिप कर लो, वहाँ पे सीख लो काम कैसे होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। जब तुम सारा सीख लोगे उसके बाद अगर तुम वो काम करोगे तो तुम्हें पता होगा ना उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। ऐसे तुम्हारा एक दिन मन किया कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, बेकरी खोलते हैं, और तुमने बेकरी खोली और तुम्हें समझ कुछ थी नहीं उसकी, तो ऐसे ही सत्यानाश होगा तुम्हारे बिजनेस का। सो बेसिकली अमे ने जो बेकरी प्लस रेस्टो का बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें क्या हो रहा है, बहुत ही हौच-पौच हो रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है काम कैसे करना है, किसी को पता नहीं है कि उसको जो काम आता है वो करना है कि नहीं करना है, दूसरा काम उसको दिया जा रहा है, किसी को पता नहीं है रिपोर्ट किसको करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। अब यहाँ पे ये जो हौच-पौच हो रहा है ना, वो है इस वजह से क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। मैनेजमेंट का एक फंक्शन, बहुत ज़रूरी फंक्शन जो सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर प्लानिंग, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। वो होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चल पाता है या फ्लरिश कर पाता है। तो यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं ना, वो ऑर्गेनाइजिंग की कमी के कारण हो रही हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ से समझने की कोशिश करो। सही इंसान को सही टास्क नहीं देना गलत हो गया ऑर्गेनाइजिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, सही इंसान को सही टास्क मिलना चाहिए था, जिसमें उसका एक्सपर्टाइज था, उसको वो काम मिलना चाहिए था। एंड एट द सेम टाइम सबको पता होना चाहिए था कि काम लेना किससे और काम करने के बाद इन्फॉर्म किसको करना है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बने होने चाहिए थे। सो ऑर्गेनाइजिंग बोलता है कि भाई साहब, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स द डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय suitably skilled people and defining the interrelationship between these roles so that the ambiguity in the performance of duties can be eliminated. The aim of organizing is to enable people to work together for a common purpose. पहले तो काम को इस प्रकार से डिवाइड करें कि सेम नेचर के काम हम अलग कर पाए, सेम नेचर के काम हम अलग कर पाए। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लो पूरे काम को, उसको डिवाइड कर लो, और फिर सेम नेचर के काम को एक डिपार्टमेंट में डाल दो, और जो एक्सपर्ट इंसान है उसको करने के लिए, उसको वो पर्टिकुलर काम करने के लिए दे दो। जब वो इंसान उस पर्टिकुलर काम को करेगा तो वो और एक्सपर्ट बनेगा, क्योंकि पहले ही उसकी मास्टरी थी उस पर्टिकुलर चीज़ पे। नाउ आप उसे वही काम रिपीटेडली दे रहे हैं, तो वो और प्रो बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। एंड वन डे दैट, मतलब एक ऐसा दिन आएगा जब उससे बेहतर उस काम में कोई होगा ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम रिलेशनशिप बिल्ड कर दो कि किसको किससे काम लेने जाना है, किसको किसके पास काम कंप्लीट होने के बाद इन्फॉर्म करने जाना है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं, और इसी के कारण कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से प्रॉपरली वर्क कर पाती है, मतलब बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना किसी कियोटिक सिचुएशन के।
ठीक है। अब यहाँ पे ना जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, वो इसकी प्रोसेस से इंस्पायर्ड थी, ठीक है। नॉट नेसेसरी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, वैसे तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे सीयूईटी में, बट स्टिल जरूरी नहीं है यही डेफिनेशन वो हो। स्टेप से रिलेटेड भी हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बना सकते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस में अगर आप देखें तो 4 ही स्टेप्स हैं, कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं है इसमें। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फोर्थ है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखिए होता क्या है, पहले तो हमें को क्या करना चाहिए था, काम आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि मेरे पास क्या क्या काम है। मेरे पास बेकरी का काम है, मेरे पास रेस्टोरेंट का काम है। जब वो आइडेंटिफाई कर लेता कि ये मेरे पास काम है, उसके बाद उसे काम को डिवाइड करना चाहिए था। बेकरी में जैसे कुकीज बनाने का काम हो गया, केक्स बनाने का काम हो गया, देन देयर इज दिस पेस्ट्रीज बनाने का अलग काम हो गया, ऐसा सब, ठीक है। तो काम को डिवाइड किया। यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत सारी डिशेस बनी थी, हर डिश का काम अपने अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसे सिमिलर नेचर के काम को ग्रुप करना चाहिए था। जैसे केक्स और पेस्ट्री सेम पैटर्न से बनते हैं तो उनको एक तरफ डाल दो, केक्स एंड पेस्ट्रीज सेम पैटर्न से बनते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दो कि एक इंसान जो भी केक्स बना रहा होगा वही पेस्ट्रीज भी बना लेगा साथ में, या फिर वो जो ग्रुप केक्स बना रहा होगा वही पेस्ट्रीज भी बना लेगा। राजमा जैसे फॉर से रेस्टोरेंट में चावल तो हर किसी के साथ आएंगे, दाल के साथ भी आएंगे, किडनी बीन्स की सब्जी के साथ भी आएंगे, हर किसी चीज़ के साथ आएंगे। तो चावल बनाने का काम एक अलग ऑल टुगेदर कर दिया, और दाल बनाने वाला काम फिर से एक अलग डिपार्टमेंट को दे दे। तो ऐसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दो। उसके बाद जो काम मतलब जो बंदा जिस काम में प्रो हो उसे वो काम दे दो। जैसे कोई फॉर से केक्स अच्छे बनाता था तो उसको केक्स और पेस्ट्री बनाने का काम दे दिया। कोई इंसान चावल को बहुत अच्छी तरह फुलाता था। देखिए वैसे चावल बनाना कोई बड़ी टास्क नहीं होती, लेकिन परफेक्ट चावल बनाना एक बड़ी टास्क होती है कि उसके जो दाने हैं वो पूरे फैल जाए, बहुत अच्छे से वो उभर के आए। ये बनाना मतलब अपने आप में एक काइंड ऑफ टास्क रहता है। तो एक ऐसा बंदा ढूंढो जिसको चावल बनाने की मास्टरी हो, उसको पता हो कि कब चावल को हिलाना है, कब उसके अंदर बर्तन में हमें सर्व स्पून डालना है, कब नहीं डालना, बनने के बाद कितनी देर रखना है उसे ढक के, क्या करना है कैसे नहीं करना, वो आपने एक बंदे अलग को काम दे दिया। सो बेसिकली असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में हम यही देखते हैं, ढंग का बंदा ढूंढते हैं जिसको वो पर्टिकुलर काम करना आता है, जिसकी उस पर मास्टरी होती है, और उस इंसान को हम वो पर्टिकुलर काम करने के लिए दे देते हैं। एंड लास्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भैया जब तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो तुम्हें इन्फॉर्म करने जाना पड़ेगा। काम में कोई दिक्कत आ रही है तो तुम्हें पूछताछ करने जाना पड़ेगा। काम अगली बार के लिए लेना है तो तुम्हें पूछने जाना पड़ेगा। तो इस सब के लिए आपको पता होना चाहिए कि जाना किसके पास है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसको अप्रोच करना है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो इसके लिए रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनते हैं कि भैया एक बार काम कंप्लीट हो गया तो रिपोर्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए मुझे किस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव इंसान के पास जाना है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम काम को और डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, मतलब सिमिलर नेचर के काम को एक ग्रुप में एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, दूसरे नेचर के काम को दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। थर्ड हम एक रिस्पेक्टिव इंसान को वो पर्टिकुलर काम करने के लिए देते हैं जो उसमें प्रो होता है, और लास्ट हम एस्टेब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो बताने का काम। सो एक बार मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ ये सारे। वो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में ये बोलते हैं द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटर्मिन्ड प्लान्स। जो पहले से आपने प्लान सोच के रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पूरे काम को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड एट द सेम टाइम उसे डिवाइड करने का भी काम करते हैं। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। पूरे काम को इस तरह से डिवाइड किया जाता है ताकि वो मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड हो जाए और डुप्लीकेशन भी नहीं हो। मतलब ये ना हो सेम नेचर का काम बार बार हो रहा है और कोई नेचर का काम ऑल टुगेदर हो ही नहीं रहा, वो स्किप हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बर्डन जो काम का है वो इक्वली शेयर हो जाए, यूं ना हो कि एक मेजर चंक काम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास चला जाए और छोटे मोटे काम एक दूसरा इंसान करता रहे। तो ऐसे में वो जिसके पास बहुत ज्यादा मेजर चंक आपने दे दिए वो इंसान के लिए बहुत बर्डनसम हो जाएगा वो पर्टिकुलर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once work is divided into small activities, similar and related jobs are grouped together. This grouping is called डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक बार काम को हम छोटे छोटे एक्टिविटीज में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हम सिमिलर नेचर के जो जॉब्स होते हैं उनको ग्रुप कर देते हैं साथ में, और इस ग्रुपिंग को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन।
जैसे टेरिटरी के बेसिस पे हो सकता है, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हो सकता है, कोई भी आप अपने मन से भी कोई ग्रुपिंग के लिए आइडिया निकाल के ला सकता है कि इस बेसिस पे मैं ग्रुपिंग करने वाला हूँ। नॉट नेसेसरी सिर्फ 2 ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसी के बेसिस पे आप करें। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज। आपको क्या करना है, डिफरेंट जॉब पोजिशंस को हर एक बंदे को देखते हुए एलोकेट करते हुए जाना है। वंस डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स आर अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। एक बार डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं तो उसके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स बना देते हैं। मतलब हमने डिपार्टमेंट्स फॉर्म कर लिए थे पिछले वाले स्टेप में, अब हर एक डिपार्टमेंट का एक कौन बना देंगे, लीडर बना देंगे जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की देखरेख करेगा। द वर्क मस्ट बी असाइन टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। काम उन्हीं को दिया जाता है जो उसको करने के लिए निपुण होते हैं, सक्षम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस जॉब शुड बी असाइन टू पर्सन्स हैविंग क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, सीए और एमबीए फाइनेंस। फाइनेंस का काम आप किसको दोगे, जिसको ऑब्वियसली फाइनेंस की समझ होगी। किसी भी ऐसे लल्ले इंसान को उठा के आप फाइनेंस का काम नहीं दोगे ना। तो बस वही है कि सीए या एमबीए फाइनेंस में जिसने किया, मतलब एमबीए जिसने फाइनेंस में किया, उस इंसान को आप फाइनेंस जॉब दोगे। नेक्स्ट और लास्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग्स वेरियस डिपार्टमेंट्स। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन इज टू बी क्रिएटेड सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम whom he or she is taking orders and from whom he or she can issue to whom they can issue orders. So basically रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना इसलिए ज़रूरी है, ये सबऑर्डिनेट सीनियर का रिलेशनशिप बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबको पता होना चाहिए हमें ऑर्डर किससे लेने और हम ऑर्डर किसको दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मान लीजिए एमबीए में हमें पता है हम टीचर्स को हम कहाँ आते हैं, ठीक है, तो हमें ऑर्डर्स किससे लेने हैं हमें वो भी पता है, एंड एट द सेम टाइम हम ऑर्डर्स किसको दे सकते हैं हमें वो भी पता है। और ये हमें कैसे पता चला, जब हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना तो हमें पता चल गया कि यार देखो ये हमसे बड़ा है, ये हमसे छोटा है, मतलब ये हमसे जूनियर लेवल पे है, ये हमसे सीनियर लेवल पे है। सीनियर लेवल वाला हमें ऑर्डर्स देगा, हमें जूनियर लेवल वालों को ऑर्डर देना है, और वो काम फिनिश कर लेंगे तो वो हमारे पास आएंगे, हम काम फिनिश कर लेंगे तो हम ऊपर वाले के पास जाएंगे। सो बस वही रिलेशनशिप बिल्ड करना यहाँ का मेन टास्क होता है, एंड टास्क होता है, ठीक है। इस तरीके से पूरी हमारी क्या चलती है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस चलती है। आपको वैसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो साथ साथ लेते जाइएगा। वैसे तो 12th क्लास में मैंने सारे आपके स्क्रीनशॉट आपको दिलवाए हुए थे, बट स्टिल इफ एनीबडी वांट्स टू टेक इट नाउ तो कर लीजिए फटाफट। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। भैया देखो ये बोलते हैं कि चलो हम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, इतना तामझाम लगा के हम इतनी मेहनत करके पूरी प्रोसेस कंप्लीट करें, बट हमें ये तो बताओ इसका फ़ायदा क्या है, मतलब हम ऑर्गेनाइजिंग जैसी टास्क करें क्यों। तो ये सारे फ़ायदे गिनवाए हुए हैं। फर्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देन अडेप्टेशन टू चेंज, फिर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, और फिर है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे होता है, आप कोई एक काम करते हैं, फॉर से मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, बहुत सारे इंडियंस बाहर जाते हैं, राइट, बाहर तो उनको मेड्स मिलती नहीं है तो खाना वाना खुद बनाना पड़ता है। या इवन कोविड टाइम की बात करो, बहुत सारे बच्चे अपने रूम्स में लॉक थे तो उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी तो खाना उनको खुद बनाना पड़ा। बहुत सारे बच्चे जो अपनी फैमिली से दूर रह रहे थे वो लोग स्पेशली। सो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इनिशियली जब आपने खाना बनाना शुरू किया तो ऐसे लगता था यार कौन ही खाएगा इस खाने को, मतलब कैसे ही खा पाएंगे, ज़बरदस्ती गल्प कर करके खाते थे। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब आप कंसिस्टेंटली रोज खाना बनाने लगे तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार अब तो मैं बढ़िया खाना बनाने लगा, मतलब मस्त, अब मेरा खाना मुझसे खाते बनता है, राइट। वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने ओवर द टाइम वो काम बार बार किया, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ की होंगी लेकिन उन गलतियों से सीखे, एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत सारे लोगों के सजेशंस को बीच में इनकॉर्पोरेट किया, खुद से इम्प्रोवाइजेशन की, बहुत सारी चीज़ें की, राइट। और लेटली उसका असर ये हुआ कि वो काम करते करते तुम उस काम में क्या हो गए, एक्सपर्ट बन गए। सो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कि भैया जब आप बार बार सेम काम करते रहते हो, जो हमने थर्ड स्टेप में पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग की, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हम किसको देते हैं, वो इंसान जिसको वो काम करना आता है थोड़ा बहुत, तो आपने उसको वो काम दिया,
अब वो बार बार वही काम करेगा तो उससे क्या होगा, वो स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा उस काम में। तो ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग्स द वर्कफोर्स। द डिविजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स रिड्यूसेस वर्कलोड एंड एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड रेपिटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। एक चीज जो मैंने आपको समझा दी वो तो थी। सेकेंड चीज ये भी है कि जब आपको काम मिलता है, मतलब सबको इक्वल काम मिल रहा है, ठीक है, मतलब किसी का भी वर्कलोड ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को बहुत सारा काम मिला हुआ है, दूसरे इंसान को बिल्कुल कोई काम नहीं मिला हुआ है, वैसा नहीं है। सबको हमने इक्वली बांट के वर्कलोड दिया कि तुम्हें भी इतना काम करना है तो तुम्हें भी इतना काम करना है, तुम्हें भी इतना काम करना है। अब सबको पता है कि सबके इक्वल काम है। अब इक्वल काम है, वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने काम में अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी, जिसके कारण एंड एट द सेम टाइम आप उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर पाओगे क्योंकि आप रेपिटेटिव वे में वही सेम चीज करे जा रहे हो। सो दो एस्पेक्ट हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट बोलता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। भैया देखो, जैसे अमे वाले बिजनेस में हुआ, अमे वाले बिजनेस में प्रियंका जी देख तो रही थी, ओवरसी तो कर रही थी, सुपरविजन तो कर रही थी, और उसको ये भी समझ में आ रहा था यहाँ पे भी सत्यानाश हो रहा है, यहाँ पे भी सत्यानाश हो रहा है, कोई काम अच्छे से नहीं चल रहा, बहुत ही कियोटिक सिचुएशन आ गई है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्बिग्विटी फैल चुकी है। लेकिन प्रियंका को पता ही नहीं था कि मैं ये चीज आके बताऊं किसको, या मैं आगे की इंस्ट्रक्शन लूं किससे। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग होने के कारण कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि आपको किससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं और आपको किसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो वहां पे कोई भी एम्बिग्विटी नहीं बचती कि इस बार मैं इससे इंस्ट्रक्शन लेके आ रहा हूं, अगली बार मैं इससे लूंगा, अगली बार मैं इससे लूंगा, फिर मैं इससे लूंगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, राइट। So organizing helps in defining all the jobs and also clarifying the limits of authority and responsibility of each person. हर एक इंसान की कितनी अथॉरिटी बनती है, कितनी पावर उसके हाथ में होती है और उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कितनी ऑब्लिगेशन उसको कंप्लीट करनी है, वो उस इंसान को पता रहता है। Second, it says it helps in creating a hierarchical order, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of the authority to be exercised by an employee. यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि भैया कौन से, मतलब हायरार्की के कौन से लेवल पे तुम स्टैंड करते हो, तुम्हारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारी कितनी ऑब्लिगेशंस बनती है, और फिर तुम उन्हीं लिमिट्स के अंदर, और तुम्हें ये भी पता रहता है तुम्हारी लिमिट्स कितनी है और तुम उन्हीं लिमिट्स के अंदर परफॉर्मेंस देते हो या काम करते हो, उन लिमिट्स को एक्सीड करने की कोशिश नहीं करते हो। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू यूजेज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। और अगर आपने ढंग से सारे जॉब्स की असाइनमेंट कर दी है, मतलब सबको सबके अकॉर्डिंग काम बांट दिया है, तो उससे क्या होगा, उससे वेस्टेज रिड्यूस होगा। जैसे मैं बोलूँ मुझे हलवा अच्छा बनाना आता है, ठीक है, आता नहीं है बस बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मुझे हलवा अच्छा बनाना आ रहा है, ठीक है, तो मुझे हलवा बनाने का काम मिल गया। अब क्या होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से बनाना आता है तो मैं वो अच्छे से बनाऊंगी, बढ़िया, सब लोग खुश भी होंगे, खा के मज़ेदार, मतलब पसंद भी करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या वेस्टेज करी, नहीं करी, मुझे आता था वो काम, मैंने करा और बढ़िया बन गया। लेकिन ऑन द अदर साइड मुझे हलवा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, विच इज़ द रियलिटी, ठीक है। अब किसी ने मुझे बोला हलवा बना दे, मैंने पहले सूजी थोड़ी सी वो करी और वो सूजी जल गई। मुझे पता ही नहीं था सूजी में बार बार आपको हाथ हिलाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो जल जाती है बहुत जल्दी। मुझे और बीच में ना मुझे थोड़ा बहुत वो खाने का, उपमा खाने का शौक़ लगा था, तो मैं हमेशा क्या करती थी, सूजी को कढ़ाई में डालती थी, 2 सेकंड में इधर चॉपिंग वॉपिंग कर रही होती थी, तब तक नीचे की सूजी की पूरी लेयर ब्लैक हो जाती थी। मैं बोलती थी यार ये 2 सेकंड के अंदर ऐसे हो जाती है, कैसे हो जाता है, और हर बार सेम गलती मैं करती थी। तो मेरे को भैया नहीं पता था कि सूजी इतनी जल्दी वो हो जाती है, उसको हिलाना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो एक बार सूजी खराब हुई, फिर मैंने दोबारा से सूजी डाली, अब मैंने उसमें घी डाला और उसको मैं बार बार चला रही हूँ। थोड़ी देर मैंने उसको रखा ताकि मैं उधर दूध वूध या किसी बाकी चीज़ पे फोकस करूँ, तो उसमें वो गट्ठे बन जाते हैं, वो बन गए, तो फिर वही दोबारा से बेकार हो गई। फिर मुझे दोबारा से सूजी डालनी पड़ी, दोबारा से घी डालना पड़ा, विच इज़ वेरी महंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं वेस्टेज कर रही हूँ, मैं रिसोर्सेज की, पहली बार मैंने सूजी वेस्ट करी, दूसरी बार मैंने सूजी और घी वेस्ट किया, और तीसरी बार पता नहीं मैं क्या क्या वेस्ट करने वाली हूँ। सो बेसिकली जब आपको वो काम नहीं आता और आप वो काम करने लग जाते हो, तो आप उसमें बहुत सारी वेस्टेज कर रहे होते हो, क्योंकि आप साथ में सीख भी रहे हो, और सीखने में गलतियाँ होती ही हैं, और गलतियाँ रिसोर्सेज की वेस्टेज में ही यूजुअली रिजल्ट करती हैं।
जैसे किसी इंसान को आटा गूंदना नहीं आता तो वो पानी ज़्यादा डाल देता है, अब वो पानी ज़्यादा डालेगा तो आटा बिल्कुल यूँ गिलगिला हो जाएगा। तो मतलब या तो और आटा डालो जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं थी, या फिर इसको फेंको और दूसरे आटे को दोबारा से गूंदना शुरू करो। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, अगेन वेस्टेज हुआ रिसोर्सेज का। सो अगर आप ढंग के बंदे को ढंग का काम देते हो जो उसको करना आता है, तो ऐसे में वेस्टेज नहीं होती है रिसोर्सेज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, effective administration. It says it provides a clear description of jobs and related duties, which helps to avoid confusion and duplication of work. Clarity in working relationship enables proper execution of work, which results in an effective administration. Administration अच्छे से कैसे चलता है, जब जो instructions पास हो रही हैं आप उसका ढंग से एग्जीक्यूशन कर रहे हो, आप अपना काम ढंग से कंप्लीट कर रहे हो, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम मेंटेन्ड है, तब होता है अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग में जिस इंसान को जो काम सौंपा हुआ था वो काम कर रहा है, उसको पता है कि उसको अगला काम लेने के लिए कहाँ जाना है, उसको पता है वो आगे किसको काम दे सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या कोई कियोटिक सिचुएशन आने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो रिजल्ट क्या होगा कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ढंग से चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन टू चेंज। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज फ्लेक्सिबल विच अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एन एंटरप्राइज। अब भैया देखिए ऑर्गेनाइजिंग आपको मदद करती है, जब हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से चल रही होती है तो आपको थोड़ा बहुत मदद करती है कि कोई चेंज आ भी रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को ले सकती है, अडेप्ट कर सकती है। सो यह अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अगर आप ढंग से करते हैं तो जितने भी चेंजेस आपके रास्ते में आ रहे होते हैं आप उन्हें रेसिस्ट करने की कोशिश नहीं करते, आप उन चेंजेस के अगेंस्ट पिलर बन के मतलब खड़े नहीं होते, आप उन चेंजेस को अडैप्ट करते हैं, मतलब अपने ऊपर लागू करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अ वेल डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर encourages initiative and relative thinking on a part of the employees. When managers delegate their authority, it reduces their workload and thus can give them time on important areas of growth and opportunity to innovate thereby. ये बोलते हैं कि भैया जब ढंग से ऑर्गेनाइजिंग हो रही हो ऐसे में एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को मौका मिलता है इनिशिएटिव लेने का, मतलब वो खुद से आगे आके अपना पर्सपेक्टिव रखता है सामने लोगों के, वो आगे आके कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिएटिव बनने की कोशिश करता है, वो अपने क्रिएटिव थिंकिंग माइंड को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है उसकी भी तो डेवलपमेंट होगी। एक बात समझो, तुम्हें बार बार इंस्ट्रक्शन मिल रही है, तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, बिल्कुल तुम्हारा दिमाग जंग खा रहा है, इतने टाइम से तुमने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं किया, एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारा दिमाग सोचना ही बंद कर देगा, तुम्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के चलते हुए क्योंकि आपको वो काम सौंप दिया गया तो अब वो काम आपको करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। तो आप जब वो काम अपने सर पे ले लेते हो तो आप उसके बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो क्रिएटिवली कैसे कर सकते हैं इसको, और प्रोडक्टिव वे में कैसे कर सकते हैं, तो आपका माइंड खुलता है तो माइंड को जंग नहीं लगेगा, माइंड ऐसे अनप्रोडक्टिव वे में पड़ा नहीं रहेगा, तो उससे कहीं ना कहीं तुम्हारी डेवलपमेंट भी तो हो रही होगी। इसलिए हमेशा वो काम चुनना चाहिए लाइफ में। अभी थोड़े दिन पहले भी मैं कुछ पढ़ रही थी, वहाँ पे आई रेड द सेम स्टोरी, मतलब कोई केस था, वहाँ पे मैंने यही पढ़ा कि आपको ना कितने भी पैसे क्यों ना मिल रहे हो, लेकिन आपको कभी भी उस जॉब के साथ स्टिक नहीं रहना चाहिए जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, जिसमें आपका माइंड काम करना थोड़ा सा बंद कर जाता है या फिर आपको माइंड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको हमेशा उस प्रकार की जॉब करनी चाहिए, चाहे आपको कम भी पैसे मिले, जिसमें आपकी क्रिटिकल माइंड की थिंकिंग, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग पे आपका वो काम चल रहा हो। जैसे आई टेल यू, वन ऑफ माई सीनियर्स, शी इज़ अर्निंग लाइक बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। तो लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट फॉर अ ट्रिप और समथिंग, तो आई आस्क हर लाइक हाउ मच डू यू अर्न, तो शी टोल्ड मी कि लाइक आई अर्न दिस मच। तो आई वाज लाइक यार, और उसके पास ना ट्रिप के टाइम पे पूरा टाइम कॉल्स आए जा रहे थे कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, ये वो, मतलब एवरी टाइम शी वाज ऑन कॉल कि भैया इधर से फ़ोन आ रहा है, ब्रेकफास्ट कर रही है, तो आधा ब्रेकफास्ट किया, इधर से कॉल आ गया, छोड़ के भाग रही है काम करने के लिए, ऐसा हो रहा था। तो उस टाइम पे मुझे लगा यार क्या है, मतलब इतने से चिल्लर के चक्कर में ये इतना काम कर रही है, लाइक सीरियसली। उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था यार गलत हो रहा है इस बंदी के साथ। बट देन लेटली आई अंडरस्टूड कि वो जो बार बार अपना माइंड चला रही है उससे उसकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है, मतलब उसको हर एस्पेक्ट के बारे में पता है। वो ट्रिप पे जो हमने टाइम स्पेंड किया, आई गॉट टू नो सो मच स्टफ अबाउट लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम हर। उसको सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज थी।
क्वालिटी कैसे आई, क्योंकि उसने उन सब चीज़ों के बारे में काम किया है। चाहे उसको पैसे कम मिल रहे हो लेकिन उसका दिमाग पूरा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी ग्रोथ पूरी हो रही है। माइट भी ये सारे जो भी नॉलेज वो अकोमोडेट कर रही है, मतलब एक्यूमुलेट कर रही है अपने अंदर, वो कल उसे बहुत अच्छी जॉब या बहुत अच्छा पैसा भी दिलवा सकती है, बट अल्टीमेटली एज अ पर्सन देखा जाए तो उसकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। अभी भी कम पैसे में काम करना कभी बुरा नहीं होता अगर आपकी ग्रोथ हो रही होती है तो। दैट्स द मेन मंत्र, ठीक है। तो इसको आप लोग भी याद रखें, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं बात कर रही हूँ, बट देन थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूरी होती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट लाइंस, न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज एक्सेट्रा, एंड दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द कस्टमर बेस, सेल्स एंड प्रॉफिट। ये बोलते हैं कि भैया देखो, आपने ऑर्गेनाइजिंग के चलते हुए एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ फंक्शनल स्ट्रक्चर है, नहीं डिविजनल स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट 1 का ये था, प्रोडक्ट 2 का ये था। ये डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको बस एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। आप फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर मतलब नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। तो आराम से आप एक्सपैंड कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ढंग से चल रहे हैं, ठीक है। और थैंक्स टू व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के चलते हुए एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। नाउ कम्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल क्या होते हैं उनके बारे में बातचीत होगी यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है वही जान लेते हैं। They say the organizational structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work and resources in an organization. देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें लोग, काम और रिसोर्सेज के बीच में क्या रिश्ता रहेगा, कैसे चलेंगी चीज़ें, कैसे कौन किसको मतलब किसके ऊपर राज करेगा, कौन किसके नीचे आएगा, कौन किससे अथॉरिटी डिराइव करेगा, कौन किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारा सिस्टम अरेंज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वही फ्रेमवर्क होता है जिसके विदिन सारे लोगों को परफॉर्म करना होता है। मतलब एक बार अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया कि ये देखो ये तुम्हारा सीनियर है, ये तुम्हारा जूनियर है, ये तुम्हारे साइड में आएगा, इसका डिपार्टमेंट अलग है, तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, ये तुम्हारे सेम पोजीशन पे आता है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएंगे, आप ये समझ जाएंगे आपके हाथ में कितनी अथॉरिटी है, आप किसके ऊपर हुक्म चला सकते हो और आप किससे कौन आपके ऊपर हुक्म चलाएगा। वो सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे मानिए जैसे मैनेजर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, फिर मैनेजर के नीचे आता है उसका फर्स्ट से सब मैनेजर, फिर उसके नीचे आएगा आपका डिपार्टमेंट का जो हेड है, फिर उसके नीचे आएगा फर्स्ट से आप, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक पूरा सिस्टम बन गया, सबको समझ में आ गया कौन किसके नीचे आ रहा है, किसकी कितनी पावर्स बनती है, किसकी कितनी अथॉरिटी है और किसको किसके अंडर काम करना है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। Under the organizational structure, various posts are created to perform different activities for the attainment of predetermined objectives of the enterprise. Organizational structure के अंदर बहुत सारे पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए, ताकि हम वो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बहुत पहले से सोच के रखे हुए थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको पूरा कर सके। Then they say the structure provides a basis or framework for managers and other employees to perform their functions. जो structure होती है वो एक framework provide करती है managers को भी and at the same time employees को भी, ताकि उनको उनके functions properly perform करने में मदद मिले। Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by superior. एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, मतलब एक टॉप मतलब फ्रेज इन्होंने मेंशन किया है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक टर्म है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज आ सकते हैं जिनको वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो भाई देखो, ऐसा तो है नहीं एक मैनेजर के अंदर तुम 1-2 लाख एम्प्लॉयज छोड़ दोगे और वो सारों को मैनेज कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना। इफेक्टिवली हमें देखना पड़ता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को अपने अंडर एंटरटेन कर सकता है, कितने लोगों को अपने अंदर अच्छे से अकोमोडेट कर सकता है, राइट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वो टर्म है जो बताती है कि इफेक्टिवली एक पर्टिकुलर मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। इफेक्टिवली मैंने पहले भी बोल दिया था, दोबारा बोल रही हूँ, इफेक्टिवली कैसे एक मतलब एक मैनेजर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, दैट टर्म इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस की लैंग्वेज में। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी आया था, अब भी आ सकता है सीयूईटी में, तो याद रखिएगा, ठीक है। देन दे से द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस डिटरमिन्स द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। अब दो तरह की हमने वो पढ़नी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वन इज फंक्शनल, ना द वन इज डिविजनल। फंक्शनल में याद रखना कि ये फंक्शन बेस्ड होती है, और डिविजनल में याद रखना ये प्रोडक्ट बेस्ड होती है। ऐसे इमेजिन करो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 10 प्रोडक्ट्स बनते हैं, चलो अभी 4 या 5 प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ले लो, 5 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 5 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। यहां पे ऐसी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर वर्क करता है, ठीक है। यहाँ इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर वर्क करता है क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड होती है। लेकिन काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा होता है लेकिन फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, लाइक फाइनेंस फंक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, देन हमारा प्रोडक्शन वाला हो गया, देन कुछ और हो गया। तो ऐसे मिसलेनियस बहुत सारे अलग 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 फंक्शंस हैं। प्रोडक्ट एक ही बना रही है वो पर्टिकुलर कंपनी, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ कोई कुकीज बनाने वाली कंपनी है, बना सिर्फ और सिर्फ वो कुकीज रही है, लेकिन उसके फंक्शंस बहुत सारे हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से बाइफिकेटेड होता है या सेग्रीगेटेड होता है जो कि फंक्शंस के बेसिस पे होता है। पूरा स्ट्रक्चर हम फंक्शंस के बेसिस पे बनाते हैं कि एक डिपार्टमेंट हमने फाइनेंस वाला बोल दिया, एक डिपार्टमेंट हमने मैनेजमेंट वाला बोल दिया, मार्केटिंग वाला बोल दिया, एक डिपार्टमेंट हमने सेल्स वाला बोल दिया, एक डिपार्टमेंट हमने प्रोडक्शन वाला बोल दिया, और एक हमने मिसलेनियस बोल दिया। पर प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर कंपनी एक ही बना रही है, ये याद रखिएगा। लेकिन ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो कुकीज भी बनाती हैं, बिस्किट्स भी बनाती हैं, चॉकलेट्स भी बनाती हैं, टॉफीज भी बनाती हैं, फिर मीठी गोलियां भी बनाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बना रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे वाली ऑर्गेनाइजेशन में जब हम सेग्रीगेशन करते हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो हम प्रोडक्ट के बेसिस पे करते हैं कि ये हो गया बिस्किट्स वाला डिपार्टमेंट, ये हो गया कुकीज़ वाला डिपार्टमेंट, ये हो गया हमारा टॉफीज़ वाला डिपार्टमेंट, ये हो गया चॉकलेट्स वाला डिपार्टमेंट, ये हो गया मीठी गोली वाला डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हुई, हमने प्रोडक्ट्स के बेसिस पे करी इंस्टेड ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे। सो डिविजनल स्ट्रक्चर में हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे सेग्रीगेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, वेयर एज यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। इट सेज इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बनते हैं फंक्शंस के बेसिस पे। For example, all the jobs related to production are grouped under production department, sales department, etc. जितनी भी jobs production से related हैं वो production department में आएंगी, जितनी भी jobs sales से related हैं वो sales department में आएंगी, और इसी प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक आपको बना के दिया हुआ है सैम्पल, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे एक फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स वाला, दूसरा फंक्शन मार्केटिंग वाला, तीसरा फंक्शन R&D वाला, चौथा फंक्शन परचेजिंग। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन। अच्छा नहीं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। इट सेज द फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आता है क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक फंक्शंस पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं। प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। इससे मैन पावर की एफिशिएंसी लेवल बढ़ती है और उनकी यूटिलाइजेशन मतलब कहीं ना कहीं जो मैन पावर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी जो क्षमताएं हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में कंट्रोल रहता है क्योंकि फंक्शंस के बेसिस पे है, सब लोग जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो सारे एक ही एक फंक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग इंक्रीजिंग मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इससे मैनेजरल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होता है और ट्रेनिंग हो जाती है एम्प्लॉयज की बहुत आराम से, और इट इंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर एक फंक्शन को कायदे से अच्छी अटेंशन मिले वो भी इंश्योर करती है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर।
डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कुछ। फर्स्ट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शनल हेड देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है ऑब्जेक्टिव्स किसके, फंक्शनल हेड के इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब जैसे मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो फाइनेंस 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 उसको उतना ज़्यादा बड़ा बना देगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होंगे वो थोड़े से साइडलाइन हो जाएंगे। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस बार की ये टारगेट है, हमें ये कंप्लीट करना है, तो आप ना वो डिपार्टमेंट वाले टारगेट में ज्यादा अड़ जाते हो इंस्टेड ऑफ आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। और इसमें कई बार क्लैशेस भी हो जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, दैट्स आल्सो अ डिसएडवांटेज। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेम थिंग जो मैंने आपको बताई कि मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट से थोड़ा सा पंगा हो गया तो उससे में क्या होगा, वो अपना मतलब अपने आप को प्रूव करने में लग जाएगा, वो अपने आप में प्रूव करने में लग जाएगा और दोनों फिर आपस में ही कॉम्पीट करने लग जाएंगे जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हानि हो सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेम थिंग अभी जब मैंने बोली कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी वो हो सकते हैं कि इसको लगेगा कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट को सुप्रीम प्रूव करना है, इसको लगेगा मुझे मेरे डिपार्टमेंट को सुप्रीम प्रूव करना है, आपस में मतभेद शुरू हो जाएगी और आपस में ही कलेश करना शुरू कर देंगे और ऑर्गेनाइजेशन का भट्ठा गुल कर देंगे। इट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज, इससे थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है क्योंकि लोग फिर जिस डिपार्टमेंट से जुड़ जाते हैं ना, जिस फंक्शनल डिपार्टमेंट से जुड़ जाते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और उनकी थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो उतना फ्लेक्सिबल रहते नहीं हैं, तो वो भी काइंड ऑफ एक डिसएडवांटेज है इस पर्टिकुलर चीज़ का। सूटेबिलिटी मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर को अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ ये आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़े स्केल पे काम कर रही हैं लेकिन एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही हैं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं बना रही है, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है लेकिन बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी का ज़्यादा बारे बात तो नहीं होती। और हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऐसी कंपनी जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब फंक्शंस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी ये वाला स्ट्रक्चर फायदेमंद बैठता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बता दिया था ये प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती है उन ऑर्गेनाइजेशंस को डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, उसके नीचे लिखे जाएंगे प्रोडक्ट्स के नेम, फर्स्ट से कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्किन केयर है। अब इनके अंदर फंक्शंस आएंगे, मतलब गारमेंट्स डिपार्टमेंट है तो गारमेंट्स डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा, मार्केटिंग भी आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाएगा, परचेजिंग भी आ जाएगा। जैसे ये गारमेंट्स के नीचे बनाया हुआ है ना, ये सबके नीचे बनेगा, कॉस्मेटिक्स के नीचे भी बनेगा, फुटवेयर के नीचे भी बनेगा, स्किन केयर के नीचे भी बनेगा। सो आपको अल्टीमेटली जो भी डिवीजन करना है वो पहले प्रोडक्ट्स के बेसिस पे करना है, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे जब डिफरेंट वो हो जाएगा उसके अंदर फिर फंक्शनल बेसिस पे या जैसे मर्जी करें, लेकिन जो ओरिजिनली इनका स्ट्रक्चर होगा वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने वो हो रहे हैं। अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जैसे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करने से फायदा ये पहुंचता है कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है डिपार्टमेंटल हेड्स के। It helps in fixation of responsibility and accountability of the departmental heads. इससे आप कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल हेड से थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी, मतलब उनके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनसे अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि चीज़ वहाँ वाले में पॉसिबल नहीं थी। प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस ऑफ फॉर एक्सेसिंग परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन का अपना खुद का एक रिजल्ट मेजर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, ईजी पड़ता है। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग डिविजन्स, इससे एक्सपेंशन और ग्रोथ बहुत आराम से हो सकती है। जैसे मैंने आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे, वहाँ एक पॉइंट था कि डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन करने में मदद मिलती है। वहाँ मैं आपको बता रही थी कि डिवीजन वाइज अगर हमने बनाया हो तो प्रोडक्ट 1 का ऑलरेडी बना हुआ है एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट 2 का ऑलरेडी बना हुआ है डिपार्टमेंट, अब इसको छेड़े बिना अगर हम प्रोडक्ट 3 लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें बस क्या करना है, एक नया डिपार्टमेंट ऐड करना है। इन दोनों को बिल्कुल हमें दिक्कत देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, सेट हैं, आराम से चल रहे हैं। आप एक नया डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर बना रहे हैं, ठीक है, तो कितना इजी होगा, नया डिपार्टमेंट बनाओ, चौथा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, नया डिपार्टमेंट बनाओ, पांचवा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, तो एक्सपेंशन थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि आपको नए नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ बस एक नया डिपार्टमेंट ऐड करना है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। ये चीज़ फंक्शनल वाले में नहीं होती। फंक्शनल वाले में फिर आपको सारे डिपार्टमेंट्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है अगर आप कुछ भी नया लॉन्च कर रहे होते तो।
इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स ऑन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज के एलोकेशन पे थोड़ा बहुत झगड़ा मतभेद हो सकती है। इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी अ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज इन डिफरेंट प्रोडक्ट डिविजन्स। इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ही होगा। क्योंकि देखो आपने इसका वो देखा दिस थिंग, अब गारमेंट्स के अंदर ये चारों आए हैं, फुटवेयर के अंदर भी ये चारों आते, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी ये चारों आते, स्किन केयर के अंदर भी ये चारों आते, कितना डुप्लीकेशन हो जाता, कितने पैसे बर्बाद हो जाते। तो यस, बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं। इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। ये मैनेजर्स को प्रोवाइड करती है अथॉरिटी ताकि वो सुपरवाइज कर सके एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर डिवीजन ओनली। सूटेबिलिटी की बात करें कि ये वाला स्ट्रक्चर किसके ऊपर सही बैठता है, तो ये बोलते हैं दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस पे फिट बैठता था, वैसे ही ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फिट बैठता है उन ऑर्गेनाइजेशंस पे जहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे ये पर्टिकुलर चीज़ फिट बैठती है। ग्रोइंग कंपनीज विद इंटेंट टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर अडॉप्ट दिस स्ट्रक्चर। या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी बना तो एक ही प्रोडक्ट रही है लेकिन उसका फ्यूचर में सपना है कि वो और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है, तो ऐसे में उसे नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में कि कहाँ डिफरेंट होते हैं। ये पहले लिखे हुए हैं बेसिस, फिर है फंक्शनल स्ट्रक्चर, देन डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन में ये बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, ये पता है हमें, फंक्शनल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है फंक्शंस पे बेस्ड है, और डिविजनल मतलब प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है कि मतलब फंक्शंस के बेसिस पे हम सेग्रीगेशन करते हैं, लेकिन जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सेग्रीगेशन करते हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। देन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिपार्टमेंट में फिक्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ईजी है क्योंकि हमने सेग्रीगेशन प्रोडक्ट वाइज किया हुआ है। कॉस्ट की बात करें, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हेंस इकोनॉमिकल। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ वाले में डुप्लीकेशन होता है, सो ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में डिफिकल्ट होता है इसको कोऑर्डिनेट करना, यहाँ पे ईजी होता है क्योंकि बनाया ही उस रिस्पेक्ट में गया है। एंड दैट्स इट, फंक्शनल और हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं देख लेते हैं इनको भी। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि भैया देखो, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेते हो तो आप वहाँ पे एक सिस्टम देखते हो कि ये बॉस है, ये इसका जूनियर है, ये इनके जूनियर हैं और ये सबसे नीचे आते हैं, राइट। ये पूरी हायरार्की बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली रन करवाया जा सके और हर इंसान को पता हो कि हमारी लिमिट्स क्या है, हमारे ऊपर कौन है, हमारे नीचे कौन है। सिंपल से लॉजिक। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको कोई इंसान पसंद आता है, उसके साथ बैठना आपको पसंद आता है, उसके साथ बातचीत करना आपको पसंद आता है। माइट भी हो सकता है वो दूसरे डिपार्टमेंट को, माइट भी हो सकता है वो आपका जूनियर हो, माइट भी हो सकता है वो आपका सीनियर हो, बट यहाँ पे आप उसके साथ जो लिंक बिठा रहे हैं, आप उसके साथ जो कनेक्शन बना रहे हैं, वो आउट ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बना रहे कि मेरा सीनियर है तो इसको पटाने के लिए मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, नहीं। आप उसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो क्योंकि आपकी उसके साथ बॉन्डिंग हो रही है। आप ह्यूमन नेचर को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा अपनी क्या कर रहे हैं, बिलोंगिंगनेस बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ, मैग्नेट ब्रेन्स में जब मैं आती हूँ तो आई हैव फ्रेंड्स विद like SEO team also और some people from SEO team and some people from slides team। अब देखा जाए तो फॉर्मल हायरार्की में तो हम अलग अलग प्लेसमेंट में आते हैं, लेकिन इनफॉर्मली आई कॉल देम माय फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंडशिप जो है, ये जो बन रही है, क्या ये हायरार्की की वजह से बन रही है, क्या ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बन रही है, क्या ये हमारे जो फॉर्मल रिलेशनशिप है उसकी वजह से बन रही है? नहीं, ये हमारी इसलिए बन रही है क्योंकि मुझे उसके साथ बैठना पसंद है, मुझे उसके साथ बात करना पसंद है, मुझे उसके साथ बैठ के अच्छा फील होता है। मैं अपने ह्यूमन नेचर जो वो बिलोंगिंगनेस वाली नीड होती है, मैस्लो नीड हायरार्की
की थियरी में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाती हूँ इन सब के साथ रह के। तो वो जो रिलेशनशिप हमारे बनते हैं वो बनते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोले तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियरली डिफाइंड एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बोलते हैं यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है कि भैया तुम्हारी इतनी अथॉरिटी है, तुम्हें इतना चीज करना है, ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन बिठाया होता है सारी एक्टिविटीज के बीच में ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब इसके एडवांटेजेस और फीचर्स वगैरह पढ़ लेते हैं। फीचर्स में ये बोलते हैं इट क्लियरली डिफाइंस द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को जो ज्वाइन करता है उसकी कितनी अथॉरिटी बनती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, वो क्लियरली डिफाइंड होती है यहाँ पे। इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। प्लान्स में जो आप ऑब्जेक्टिव जो सपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख के रहते हो उनको पूरा करने के लिए ये एक मीन्स है, ये एक जरिया है। It is impersonal and does not take into consideration emotional aspect of the employees. ये emotional aspect को नहीं लेते। कौन आपका बॉस होगा, कौन आपका एम्प्लॉय होगा, वो आपके इमोशंस पे बेस नहीं होता कि यार मुझे ये इंसान ना बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो इसको बॉस बना देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उसने उतना अचीव किया लाइफ में, वो आपसे उतने सीनियर पोजीशन पे आता है, इसलिए वो आपका बॉस है, ठीक है। तो इमोशनल एस्पेक्ट को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता, ये काउंट किया जाता है इनफॉर्मल वाले में। इट इज डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिजाइन किया जाता है। इट इज क्रिएटेड विद द मोटिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। मैं एक बार कर्सर को थोड़ा वो कर लूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या क्या होते हैं। ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड। ईजी होता है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्योंकि सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, ठीक है। अवॉइडेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, अवॉइड करते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्योंकि हर एक चीज़ डिफाइंड है, हर किसी को पता है ये काम करना है, तो यहाँ पे काम बार बार रिपीट नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन। यूनिटी ऑफ कमांड याद है आपको, प्रिंसिपल्स में पढ़ा था हमने सेकेंड चैप्टर में, तो वो मेंटेन रहता है। यहाँ पे अकम्पलिशमेंट आराम से हो जाती है गोल्स की और स्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इट सेज मे लीड टू प्रोसीजरल डिलेज एज चेन ऑफ कमांड हैज टू बी फॉलोड। इससे कई बार डिले हो जाता है क्योंकि आपको चेन फॉलो करनी पड़ती है। फॉर से फॉर्मल अथॉरिटी इस तरफ से वॉक करती है कि इसको ये पास इन्फॉर्मेशन जाएगी तो इसको बतानी पड़ेगी, फिर इसको बतानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जा सकती है। आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे नहीं जा सकते। तो भैया कोई इन्फॉर्मेशन पास करानी है, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इसके पास जाओ, कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा ना, तो वो चीज़ें होती हैं। रिजिड पॉलिसीज रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कई बार जो पॉलिसीज होती हैं वो इतनी रिजिड हो जाते हैं कि अब रिजिडिटी को कट करने के लिए या उसको वो करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उससे हमारी क्रिएटिविटी का लेवल नीचे हो जाता है क्योंकि कोई काउंटर ऑप्शन है नहीं, तो हम सोचना बंद कर देंगे। सोचना बंद कर देंगे तो हम अपने क्रिएटिव साइड को वैसे ही थोड़ा सा मार रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क देन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पे स्ट्रक्चर और काम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ह्यूमन रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बोलते हैं इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है जब वो साथ करते हैं, साथ काम करते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं। कॉल द इनफॉर्मल, और इसी पर्टिकुलर जो नेटवर्क को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज विद कॉमन इंटरेस्ट। ये मेन मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मेन पर्पस होता है जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होती है ना हमारी, कि भाई हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो वहाँ पे हम अकेले ना रहें, हमें हमेशा वहाँ पे फील आए कि कोई लोग हमारे साथ हैं, हमारे मतलब हमारे स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं, हमारी बैकिंग करने के लिए खड़े हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज विद सिमिलर इंटरेस्ट इन बुक्स, रिलीजन एक्सेट्रा may form their own informal group. Like I'll tell you, when I was in 11th 12th class, that time हम स्टूडेंट्स तो सभी होते हैं, वो तो फॉर्मल रिलेशनशिप की वजह से होता है, लेकिन फ्रेंड्स हम कैसे बनते हैं? फ्रेंड्स हम ऐसे बनते हैं कि उस टाइम पे जो लोग बिग बॉस देखते थे हम सब ने एक
ग्रुप फॉर्म कर लिया था और हम ब्रेक पीरियड में मतलब ब्रेक में बैठ के जब खाते थे ना तो वी यूज्ड टू डिस्कस, कल पता है बिग बॉस में ऐसा हुआ, कल पता है बिग बॉस में ऐसा हुआ। तो ये क्या था, कॉमन इंटरेस्ट था जिसकी वजह से हमारी बॉन्डिंग डेवलप हो गई। सो वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है, आप कॉमन इंटरेस्ट लाइन आपकी जो भी हो, आप बुक्स सेम नेचर के पढ़ते हो, मतलब कई लोग होते हैं जो जिनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो वो आपस में ऐसे लोग ढूंढेंगे जिनको बुक्स पढ़ने का शौक होगा। कोई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेक में भी बैठ के होमवर्क कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं तो और आप भी वैसे हो तो फिर आपको थोड़ा सा जेलअप होने में ईजी हो जाता है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये बोलता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग पर्सनल इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, कैसा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे ये हो, ये सब चीज़ों की वजह से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स। जो लोग के बिहेवियर होते हैं वो ग्रुप नॉर्म्स पे डिपेंड करते हैं। अगर ग्रुप नॉर्म्स आपने बनाए हुए हैं तो इट डजंट हैव फिक्स्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं होता कि तुम्हें इससे बात करनी है तो तुम्हें पहले इससे बात करनी पड़ेगी फिर उससे बात करनी पड़ेगी, नहीं, तुम डायरेक्टली जाके जिससे बात करना चाहते हो कर सकते हो। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये आप अपने आप पिक्चर में आ जाती है, स्पॉन्टेनियसली डेवलप होती है, इसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता। जैसे फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट वो करता है ना, मतलब पार्टिसिपेट करता है, वो खुद उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की आपस में बात करते करते आ जाती है एग्जिस्टेंस में। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप्स का, मेंबर्स का जो भी है, मतलब जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दोज आर लाइक नोन एज द मेंबर्स, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टर स्पीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जल्दी से मुझे कुछ पता चला, मुझे किसी और को बताना है, मैंने फट से उसको कॉल घुमाया और मैंने उसको बता दिया, या मैं उसके डेस्क पे गई, मैंने उसको बता दिया, इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई। जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्यों? क्योंकि भैया देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते 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 तुम कितने मर्जी से डेडिकेटेड क्यों ना अपने काम को लेके, लेकिन एक टाइम तो आता है ना, आपको लगता है यार बात करूँ किसी से तो बात करूँ, 2 मिनट का ब्रेक मिल जाए, या फिर ब्रेक में बैठ के आपको अकेले खाना पसंद नहीं है, आप चाहते हो 2 लोग आपसे बात कर रहे हो, तो वो सारी सेटिस्फैक्शन आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कारण मिलती है। क्विक सोल्यूशन मिल जाते हैं प्रॉब्लम्स की, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली बात करके अपनी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके में पहला है कि स्प्रेड र्यूमर्स। भाई आप देखो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे आग की तरह फैलती है, ठीक है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन झूठी है या आधा सच है या अधूरा झूठ है उसमें, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी तो आग की तरह फैलेगी। और र्यूमर्स तो मतलब आप ऐसे मानिए जो चटपटी खबरें होती हैं वो तो फट से फैलती हैं, सबको जानना होता है और हर कोई उसमें एडिशन अपना लगा के ही बताता है। मैं जेंडर बायस नहीं होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां थोड़ा मिर्च मसाला ज़्यादा लगा देती है। बीइंग अ लड़की आई नो दिस टैलेंट, ठीक है। अब माइट भी बहुत सारे लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे, बट डीप इनसाइड एवरीबडी नोज कि लड़कियों को मसाला लगाना कितना पसंद होता है। तो इधर से इतनी बात आई है, उसमें थोड़ा मसाला ऐड किया, हाँ मैंने भी नोटिस किया था, ऐसा ऐसा उस दिन ये हुआ था वो हुआ था, पता नहीं कहाँ से लिंक बिठा देंगे, फिर वो मसाला आगे पास ऑन होगा, फिर उसमें और मसाला डलेगा, फिर वो आगे पास ऑन होगा। तो इस प्रकार से वो पूरा पास ऑन होते 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 बहुत ज़्यादा जल्दी एक तो फैल भी जाता है और बहुत बड़े लेवल पर भी फैल सकता है। इट रेसिस्ट चेंज एंड लेस स्ट्रेस। अब देखो, मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ नहीं आ रही है, मुझे वो पसंद नहीं आई, और मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन के 50% लोग मेरे अच्छे टर्म्स के, मतलब मेरे साथ अच्छे टर्म्स में, और मैं उनको अगर कुछ बोलूँगी तो वो मानेंगे। तो मैंने सबको बोला, देखो भाई मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हम सबको उसका रिवोल्ट करना है, हम सबको उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है। अब वो सब लागू, मतलब सब मेरे साथ मिल जाएंगे क्योंकि दे आर फ्रेंड्स विद मी। तो भाई अब 50% से ज़्यादा लोग अगर उस पर्टिकुलर चेंज को रेसिस्ट कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को थक हार के उस चेंज को हटाना ही पड़ेगा या उसको गायब ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो हम लोगों की डोमिनेटिंग नेचर के कारण, मतलब इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डोमिनेटिंग नेचर के कारण नहीं हो पाई ऑर्गेनाइजेशन पे लागू। सो वो भी एक काइंड ऑफ कंसर्न है, एक लिमिटेशन है। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप में गिव मोर प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मान लीजिए 5 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ग्रुप बना हुआ है। अब कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनके भले की है लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ी सी उल्टी जा सकती है, तो ऑब्वियसली ये किसके बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, ये अपने ग्रुप के बारे में सोचेंगे, एंड देन ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा सा लेट डाउन कर देंगे। तो दैट्स ऑल्सो अ लिमिटेशन। अब अगर बात करें दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंसेस के बारे में, तो वहाँ बेसिस लिखे हुए हैं फॉर्मल इनफॉर्मल।
फॉर्मल में फर्स्ट ये बोलते हैं इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वेल डिफाइंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर बना होता है, जबकि ये रिलेशनशिप से फॉर्म होता है जो कि इंटरेक्शन से होती है एम्प्लॉयज के बीच में। ओरिजिन क्या है, ये कंपनी रूल्स और पॉलिसीज इसका ओरिजिन कराती हैं, मतलब कंपनी में पहले से बना रहता है ये साइड कि भैया ये देखो ये बॉस होगा, ये एम्प्लॉय होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है। अथॉरिटी की बात करो, अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशंस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपकी जो पोजीशन होती है उसके बेसिस पे आपको अथॉरिटी मिलती है। यहाँ पे अथॉरिटी का ऐसा कोई सीन नहीं होता, बस पर्सनल बेसिस पे कोई किसी का लीडर बन जाता है, कोई कैसे बन जाता है, कोई ग्रुप लीडर बन जाता है, कोई दबके रह जाता है, फॉलोवर रह जाता है, ऐसे बनता है। एडेरेंस टू रूल्स, यहाँ पे आपको रूल्स वगैरह मानने पड़ते हैं, अगर नहीं मानते तो आपके ऊपर पेनल्टीज डलती हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रूल सिस्टम नहीं होता। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्केलर चेन में चलता है, मतलब एक प्रॉपर लाइन बनी हुई है, जबकि यहाँ पे कोई भी किसी से कभी भी बात करता है। पर्पस की बात करें तो ये बोलता है टू अचीव प्लान ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो सपने अपने लिए देखे हैं वो अचीव किए जा सकें। यहाँ पे आपके सोशल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, सोशल नीड्स जो होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। नेचर की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रहता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नो क्लियर कट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि फॉर्मली बनाया गया है। यहाँ पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये बस इंटरेक्शन की वजह से एग्जिस्टेंस में आया है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ये टॉप टू बॉटम जाती है, मतलब बॉस से एम्प्लॉय की तरफ जाएगी। यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लीडरशिप की बात करें तो मैनेजर्स जो होते हैं वो यूजुअली लीडर्स होते हैं। यहाँ पे लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, वो कोई भी हो सकते हैं जो कि ग्रुप वालों ने खुद से चुना हो। किसी भी इंसान को आप चुन सकते हैं जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, जो मैनेज कर सकता है थोड़ा बहुत, उसको आप लीडर बना देते हैं बस। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, देखो ये है कौन, अमे, ठीक है। अमे ऑफिस आ रहा था तो अमे के घर में अमे के सर पे ऐसे टोकरी रखवाई गई और उसमें अलग अलग सामान रखवाया गया, ठीक है। बहुत सारा सामान रख दिया, बहुत सारा सामान रख दिया। फिर ये जैसे जैसे ऑफिस चल के आ रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता इधर से लोग आ रहे थे, इधर से लोग आ रहे थे, वो भी थोड़ा थोड़ा सामान रखे जा रहे थे यहाँ पे। फिर और आगे आया तो और लोग सामान रखे जा रहे थे। भाई एक पॉइंट ऐसा आया, इसकी तो गर्दन ही दुखने लग गई। बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्या करूं। तो जब ये आगे आ रहा था तो इसको यहाँ पे एक लड़का दिखा जो इसके ऑफिस का ही था, जिसका नाम था शिवम, ठीक है। अब शिवम के हाथ में भी थी एक टोकरी, पर वो खाली थी। तो इसने बोला यार चल ना, मेरा थोड़ा बोझ कम कर, थोड़ा सा सामान मेरे उससे अपने उसमें ले ले। फिर ये थोड़ा और आगे आया, इसको एक और लड़का दिखा, चलो इस बार लड़की दिखी जिसका नाम था सोनाली। ये सारे हमारे टीम मेंबर्स ही हैं जितने भी नाम हैं, ठीक है। सोनाली के हाथ में भी एक वो था, तो इसने बोला चल बेटा तू भी थोड़ा सा सामान ले ले। अब हुआ क्या, अमे के सर पे इतना सारा सामान था जो उससे झेला नहीं जा रहा था, रखा नहीं जा रहा था अपने सर पे। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उन सामान में से थोड़ा थोड़ा सामान, जो कि मतलब ऐसा था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, वो सामान निकाल के इनको दे दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट सामान था वो उसने अभी भी अपनी ही टोकरी में रखा हुआ है। पर यहाँ पे डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन इज जो ये लेस इंपॉर्टेंट नेचर का सामान दूसरों की कटोरियों में डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। एक सुपीरियर जब अपना नॉन कोर एरिया का काम अपने जूनियर्स को दे देता है करने के लिए, ताकि उसका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो सके, एंड सेकेंडली वो इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर सके। वर्कलोड कम हो सके क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था सीनियर के पास, दूसरा ताकि उसके पास जो नॉन इम्पॉर्टेंट नेचर के काम हैं वो किसी और के पास चले जाएं और वो इम्पॉर्टेंट नेचर के कामों पे फोकस कर सके, इसलिए डेलीगेशन किया जाता है। Delegating is nothing, just giving your portion of work to somebody else who is junior to you, and that particular काम, that particular work should be of
नॉन इम्पॉर्टेंट नेचर, लाइक वो इतना क्रूशल नहीं होना चाहिए कि आप वो जूनियर्स को दे रहे हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, जूनियर्स को भी सीखने का मौका मिलेगा, उनको भी काम मिलेगा, वो भी अपनी खाली कटोरियाँ लेके नहीं घूमेंगे, उनको भी थोड़ा थोड़ा सामान मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम आपका वर्कलोड भी कम हो जाएगा। सो ये देना क्या है, डेलीगेशन है। So it says delegation of authority merely means the granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. अपनी अथॉरिटी का एक हिस्सा जूनियर्स को दे देना, सबॉर्डिनेट्स को दे देना, ताकि वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर परफॉर्म कर सके। डेलीगेशन refers to downward transfer of authority from a superior to a subordinate employee. It is prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his or her time on high priority activities. Importance of delegation is that it helps in effective management, employee development, motivation, growth and coordination. चलिए अब आगे है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बहुत देर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब फाइनली इसका मतलब समझते हैं। ओके, ये तीनों ही टर्म्स को याद रखने के लिए मैं एक एक वर्ड बताती हूँ, उसी से याद रखेंगे हम। अथॉरिटी बोले तो पावर, पार भी बोलते हैं इसे कुछ लोग, मैं भी पार ही बोलती हूँ वैसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो ऑब्लिगेशन, एंड हमारा अकाउंटेबिलिटी बोले तो जवाबदेही। बस ये तीनों टर्म्स आपको याद रखनी है, आपको बाकी कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको वो काम करने की पावर दी गई है। मतलब मान लीजिए फॉर से मान लीजिए मैं मतलब एमबी में काम करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स में, ठीक है। तो मुझे बीइंग अ टीचर ये पावर दी गई है कि मैम आपको सिलेबस कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे नोट्स बनवाने हैं, कैसे स्लाइड्स प्रिपेयर करवानी है, कौन सी बुक रेफर करवानी है, आपके पास फुल फ्रीडम है। तो ये सारी पावर्स मुझे मिली हुई हैं, ये मेरी अथॉरिटी है। मैं कोई भी बुक चाहूँ वो रेफर कर सकती हूँ, मैं कोई बुक से भी किसी भी स्लाइड मेंबर को कोई भी कंटेंट बनाने के लिए दूँ वो बनाएगा, मैं उसे जो जो एडिशन करने के लिए दूंगी वो करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उतनी पावर दी गई है, दैट इज माई अथॉरिटी। उसी के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको कोई काम करने के लिए पावर दी जाती है, उस काम को कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन भी फिर आप ही की होती है। तो यहाँ पे बीइंग अ टीचर, बिजनेस स्टडीज अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, दैट्स माय ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो वो मेरी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड चलती है, और आपको याद रखना चाहिए अगर आपको किसी भी इंसान से काम कराना है, अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आपको साइमल्टेनियसली उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। यू कैन नॉट बी लाइक कि भाई पायल मैम आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है लेकिन मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है, कुछ भी डिसाइड करने की मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है, कोई भी डिसीजन लेने की मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है, कोई भी पावर को इंप्लीमेंट करवाने की। सो ऐसे सिनेरियो में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गोज हैंड इन हैंड, और आपको अगर किसी इंसान से काम कराना है तो आपको जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, दोनों ऊपर नीचे नहीं हो सकते। और लास्ट आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि अगर मेरे को कोई काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, मेरी ऑब्लिगेशन है वो काम करने की, तो मेरी जवाबदेही भी बनती है, मैं अकाउंटेबल भी हूँ सामने वाले को। जैसे अब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं जवाब दूंगी कि यार इस वजह से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे इतना टाइम चाहिए, या फिर मेरी गलती हो गई यहाँ पे, या फिर मेरी सैलरी काट लीजिए। तो ये मेरी अकाउंटेबिलिटी बनेगी सामने वालों के टूवर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मुझे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही दी थी ढंग से। सो इट सेज authority refers to the right to take decision in order to guide the activities of others. Authority determines the superior subordinate relationship. Laws and the rules and regulation of the organization restrict authority. Authority flows downwards. authority कौन सी तरफ बहती है? इस तरफ बहती है, क्योंकि authority पावर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना। Responsibility is the obligation of a subordinate to perform properly the assigned duty. ये subordinate की obligation होती है कोई भी duty perform करने की. If the subordinate has the responsibility for a job, he or she must be given necessary authority to carry out that task. अगर किसी इंसान को आप कोई भी काम करने के लिए देते हैं तो उसको at the same time उतनी पावर भी देनी चाहिए, सेम थिंग जो मैंने अभी आपको समझाई। अकाउंटेबिलिटी में ये बोलते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है? डाउन से अप। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम। जो भी आउटकम निकल के आता है उसके लिए जवाबदेही आपकी बनती है। आपने ढंग से किया है, नहीं किया, कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए जवाब देना आपका बनता है। व्हेन अ सुपीरियर असाइंस अ वर्क टू अ सबऑर्डिनेट, ही और शी इज आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर इट्स आउटकम। अगर कोई सुपीरियर आपको कोई काम देता है तो उसके लिए आंसरेबल आप होते हो। तो जवाबदेही, आंसरेबल, अकाउंटेबल, ये तीनों टर्म्स आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन ये भी कैसे फ्लो करती है? ऊपर की तरफ फ्लो करती है। सो अथॉरिटी नीचे की तरफ
तरफ आती है, बाकी दोनों चीज़ें ऊपर की तरफ फ्लो करती हैं। और याद रखिएगा, अथॉरिटी जितनी दे रहे हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दे रहे हैं उतनी अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको काम प्रॉपरली करवाना है सामने वाले इंसान से। तो चलिए अब यहाँ पे तीनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। मीनिंग में ये बोलते हैं अथॉरिटी में राइट टू कमांड, किसी के ऊपर हुक्म चलाने की पावर मिलना, दैट इज योर अथॉरिटी। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कोई काम दिया गया है तो आप ऑब्लाइज हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। फिर है आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, जो भी आपको टास्क मिला है उसके लिए आपको फाइनल जो भी आउटकम निकल के आया उसके लिए आप आंसर करने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी में आता है, अकाउंटेबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी में आता है। ऑरिजिन ये बोलते हैं अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, ये आपकी फॉर्मल अथॉरिटी मतलब फॉर्मल जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसके बेसिस पे आपको दी जाती है, और ये आपको डेलीगेटेड अथॉरिटी की वजह से मिलती है, मतलब आपको किसी ने काम दे दिया है, सौंप दिया है, तो उसकी वजह से आपके पास आ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आती है, तो ये फॉर्मल पोजीशन की वजह से आएगी, लेकिन ये अथॉरिटी की वजह से आएगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आएगी। डेलीगेशन की बात करें तो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, ये की जा सकती है लेकिन पूरी नहीं, के नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी की बात करो तो ये तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। मैंने ना जब ये समझाए थे ना प्रॉपरली एग्जाम्पल्स के साथ, तो मैंने ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पे किए थे जहाँ पे आपको ना ये पॉइंट्स ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो अभी तो मैं बहुत क्रिस्प में बता रही हूँ सो दैट एकदम रिवाइज करवाने वाले तरीके से, लेकिन अगर you are like a new student who is seeing this video for the very first time, तो मैंने बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास की वीडियोस बनाई हुई हैं टॉपिक वाइज, उसमें मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया था, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। फ्लो इनका डाउनवर्ड होता है, इनका अपवर्ड होता है, इनका अपवर्ड होता है। अब बात करें डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कोई इंसान अपने सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को क्यों दे, तो उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड, जो ऊपर वाला इंसान है जिसका वर्कलोड बहुत बढ़ गया, जैसे अमे वाला एग्जांपल दिया था, अमे का गर्दन दुखने लग गया था, इतना सारा सामान उसके सर पे रख दिया गया था, तो वैसे ही किसी इंसान को अगर आप ओवरलोडिंग कर देंगे उसको वर्क के साथ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा काम दे देंगे, तो ऐसे सिनेरियो में वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट काम को तो छोड़ो, मतलब इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट में कंफ्यूज रहेगा, इंपॉर्टेंट काम पे उतना फोकस नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए था, और अल्टीमेटली कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा या ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उसके सर की टेंशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेलीगेशन करते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अब भाई जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अमे ने थोड़ा काम शिवम को दे दिया, थोड़ा सोनाली को दे दिया, तो इससे क्या हुआ, शिवम और सोनाली जिनके सर के वो खाली थे उनके पास भी थोड़ा थोड़ा सामान आ गया, मतलब जो इंसान खाली बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा काम मिल जाएगा, काम मिलेगा, वो भी वो जो सुपीरियर कर रहा था पहले, तो मतलब थोड़ा सा उनके अंदर बूस्ट भी आएगा उससे कि यार सुपीरियर ने अपना काम हमें दिया है, बाकी लोग देखेंगे उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है सुपीरियर हमें भी वो पर्टिकुलर फैसिलिटी दें, तो ऐसे में उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो उनका सुपीरियर कर रहा था। अब उससे क्या होगा, उनका माइंड भी खुलेगा, वो क्रिएटिवली सोच पाएंगे, इनिशिएटिव लेंगे और काम करेंगे। क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल। अब देखो आपने काम सौंप दिया, अब आप मेन काम पे लग गए हो, अब मेन काम पे लग गए हो तो आपके पास पूरा टाइम है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचने के लिए, और नॉन कोर वाले आपने दूसरों को दे दिए तो उनके पास भी पूरा टाइम है उस पर्टिकुलर चीज़ को सोचने के लिए, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग का जो वो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आप जितना टाइम रिक्वायर्ड था डिसीजन लेने में किसी पर्टिकुलर टास्क पे, उतना उसे अलॉट कर रहे हैं जो कि आप पहले नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा काम था। जैसे मैं बोलती हूँ कि एक दिन एक टीचर ने बोला साइंस का टेस्ट है कल, ठीक है, दूसरा टीचर आया उसने बोला SST का टेस्ट है, तीसरा टीचर आया उसने बोला मैथ्स का टेस्ट है, और चौथा टीचर आया उसने बोला हिंदी का टेस्ट है। जैसे ही कोई टेस्ट बोलते तो हम कैसे बोलते हैं ना, मैम कल तो मैथ्स का टेस्ट है, मैम कल तो ये टेस्ट है, पर कोई टीचर सुन ही नहीं रहा था, चारों टेस्ट आपको देने पड़े, तो चारों में क्या आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उतना पढ़ने के लिए। बट वहीं पे अगर आपको सिर्फ एक टेस्ट कल देना हो, दूसरा टेस्ट अगले दिन देना हो, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, तो ऐसे में आपको पूरा टाइम मिलेगा ना सोचने का, पूरा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का। बिल्कुल वैसा ही हो जाता है डेलीगेशन में भी। हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट थोड़े से हाई मोरल पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार सुपीरियर अपना काम बांट रहा है, अगर हम अच्छे से काम करेंगे अगली बार ये हमें काम देगा, और इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर का सोया हुआ जो वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जग जाता है, और वो जो उनके अंदर की एनर्जी होती है, भूख होती है नया काम करने की, वो भी मेंटेन रहती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, हर एक चीज़ बहुत ही ढंग से चलती है, क्योंकि आपने नॉन कोर एरिया का वो दे दिया है काम दूसरे लोगों को, जिनको आपको लगा कि वो कैपेबल है करने के, आप ढंग से अपना काम कर रहे हो, तो हर एक एक्टिविटी बहुत ही आराम से एक दूसरे के साथ फ्लो में चलेगी, जिससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा अल्टीमेटली।
अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। एक आएगा लास्ट में, सॉरी हाँ डिसेंट्रलाइजेशन, एक लास्ट में टॉपिक आएगा डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले ही पढ़ लेते हैं। देखिए ऐसे मानिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कुछ चीज़ें सोचनी होती हैं वो सारी की सारी ये एक सेंट्रल बॉडी बनाई हुई है, ये सोचती है। छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें सोचनी है सारी यही सोचेगी, किसी और के पास कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, सारा डिसीजन मेकिंग यही करती है। छोटे से छोटा फैसला, बड़े से बड़ा फैसला, सारा का सारा ये सेंट्रल बॉडी लेगी। इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पार्ट, मतलब जिस डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट होता है वो कंसोलिडेटेड हैंड्स में रहता है, कुछ सेलेक्टेड हैंड्स में रहता है। लेकिन ऑन द अदर साइड एक ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलती है ये पार्ट तुम डिसाइड करा करो, ये पार्ट तुम डिसाइड किया करो, ये पार्ट तुम्हारा डिसीजन मेकिंग का एरिया है, तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। इसने क्या किया, इसने सबको मौका दिया कि डिसीजन मेकिंग में तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे तुम्हारी क्लास में 2 टीचर आ सकते हैं, एक टीचर ऐसा होगा जो खुद डिसाइड करता होगा कि कल मुझे किस चीज़ का टेस्ट लेना है, कितने चैप्टर्स का लेना है, कितने बजे लूँगा, कितना लंबा टेस्ट होगा, कितने मार्क्स का दूंगा, ये हो वो होगा वो होगा, तुमसे कुछ नहीं पूछता। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। दूसरा टीचर आएगा, वो बहुत ही पोलाइट होगा, वो बोलेगा अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग अच्छे से कितना पढ़ पाओगे। हमारे यहाँ हिंदी टीचर थी ना, वो बड़ी पोलाइट थी, या फिर हम शायद उनको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते थे उस टाइम पे, तो हम उनको बहुत वो करते थे। तो वो हमसे पूछती थी बताओ तुम लोग कितना टेस्ट, मतलब कितने चैप्टर्स का टेस्ट दे पाओगे, मतलब अच्छे से पढ़ के आओगे उतना। तो हम बोलते थे मैम 1 चैप्टर का। फिर वो बोलते थे कितना मार्क्स का, तो हम बोलते थे मैम इतने का, ये वो। तो हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, डिसीजन मेकिंग में हमारी से होती थी। लेकिन ऑन द अदर साइड दूसरे वाले जो टीचर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तो दूसरे वाले टीचर्स सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में आपकी बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, सेंट्रल बॉडी बनी होगी, वही सब कुछ डिसाइड करेगी। टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, सेंट्रल बॉडी कोई भी हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करो तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत सारे लोगों में फैली होती है, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरे को पैसे मिलने वाले हैं कहीं से बहुत ज़बरदस्त, और इस तरीके से ये वर्क करता है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन आज की डेट में क्या रहता है कि दोनों को कंबाइन कर लो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट कोर एरियाज वाले टास्क है उनको सेंट्रलाइजेशन से डिसाइड होने दो, मतलब टॉप मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करने दो उसमें सिर्फ, और जो छोटे मोटे काम है उनमें डिसेंट्रलाइजेशन ले आओ ताकि दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। ये होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन आज की डेट का। बट क्योंकि हमें सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है तो इट सेज डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ही है लेकिन एक बड़े स्केल पे। ये बोलते हैं जब आप सारे लेवल्स पे मतलब डेलीगेशन करने लग जाते हो अथॉरिटी का, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। दिस एम्पावर्स लोअर लेवल्स टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल्स। इन अदर वर्ड्स, मतलब जब आपको लोअर लेवल वालों को हर एक चीज के लिए अपर लेवल वालों को अप्रोच ना करना पड़े, वो खुद अपने लेवल पे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर ले, दैट इज व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। Then they say, in other words, decision-making authority is given to all the employees at all the levels depending on the job each one of them are handling. An organization is centralized when the decision-making authority is retained by the top-level management. Centralized तब होती है जब वो retained रखती है power top management के पास। अगर हम decentralization की importance के बारे में बात करें तो ये एक तो इनिशिएटिव लाती है अमंग्स द सबऑर्डिनेट्स। ऑब्वियसली जब आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो, वो नीचे लेवल पे हैं, आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो, तो उनके अंदर आएगा ना कि यार हमें मौका मिल रहा है पार्टिसिपेट करने का, हमारे बोलने की कीमत है, हमारी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ औकात है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जिससे वो खुद से आगे आएंगे, इनिशिएटिव लेंगे। मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब भाई देखो मैनेजर क्या होता है, मैनेजर बेसिकली वो इंसान होता है जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट किया जा सकता है वो देखता है, राइट। डिसीजंस कैसे लें, कैसे कैसे सिचुएशन में। अब ये लोग क्या है, ये नॉर्मल अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजर वाला काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, कल ये भी बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनने लायक बन जाएं। तो वही चीज़ है कि कल की तैयारी हो रही है, मैनेजर्स बना रहे हो आप। क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जल्दी से डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि आपको हर एक छोटी चीज़ के लिए अपर लेवल के पास बार बार नहीं जाना पड़ता, आप खुद से डिसाइड कर लेते हो छोटी मोटी चीज़ें। रिलीज द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जिनके पास ऑब्वियसली इतनी सारी सरदर्दियाँ पहले से होती है, उनकी सरदर्दी थोड़ी सी साइड हो जाती है क्योंकि आप उनके सर का बोझ अपने सर पे ले रहे हो, काइंड ऑफ।
फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे क्या होगा, सब लोग जब डिसीजन मेकिंग करने लगेंगे, सब लोग जब पार्टिसिपेट करने लगेंगे, सब लोग जब अपना वैल्यू समझने लगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो इससे ग्रोथ ही तो बढ़ेगी। फिर है बेटर कंट्रोल, इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंट्रोल अच्छा बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। कैसे हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस की बहुत आराम से हो पाएगी। नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, ये बोलते हैं ये कंपल्सरी एक्ट है जो आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि भैया आप एक इंसान के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं डाल सकते हो, वो इंसान काम के तले ही मर जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शनल चीज़ है, आपको लगता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है तो आप इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं है तो फिर छोड़ दो। फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स। यहाँ पे आपको काम ज़रूर दिया जाता है, लेकिन फिर भी नज़र आप पे ज़रूर रखी जाती है कि भैया ये जूनियर क्या कर रहा है, मैं एक बार देख लूँ, मैं क्योंकि मेरे सर का काम कर रहा है। भाई मैं अपना काम जब किसी को डेलीगेट करूँगी, अगर मैं बोलूँ, वैसे तो मैं डेलीगेशन के फेवर में रहती नहीं हूँ, जबकि होना चाहिए। जब आपके पास ओवरलोडिंग हो जाती है काम की तो आपको काम डेलीगेट कर देना चाहिए, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अपना काम खुद से करना, तो मैं डेलीगेशन उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ ऑन पर्सनल टर्म्स। बट जब ज़रूरत से ज़्यादा काम हो जाता है तो आप ऑब्वियसली दूसरे इंसान को दे देते हो वो। अब दूसरे इंसान को दोगे तो आपको ये लगा रहेगा ना, यार ये मेरा काम कर रहा है, यार ये अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यार मैं चेक करती रहती हूँ इसको, यार ये ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सुपीरियर हमेशा आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठेगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उसका था, वो जो आपको मिला है। तो यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती, वेयरएज यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपको दे दी जाती है कि भाई तू कर ले, तेरा जो मन कर रहा है तू कर, तेरे ऊपर है ये चीज़। अब स्टेटस की बात करें, इट इज द प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, ये इसलिए किया जाता है ताकि आप टास्क को शेयर कर सके दूसरे लोगों के साथ। वेरएज ये है बेसिकली कि टॉप मैनेजमेंट की जो सरदर्दी है उनको थोड़ा सा कम करके बाकी लोगों को भी थोड़ा पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। स्कोप की बात करें तो इसका नैरो स्कोप है, लेकिन ये बहुत वाइड स्कोप है क्योंकि बड़ी चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया डेलीगेशन बहुत छोटू सी चीज़ है, वेरएज डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। नैरो पर्पस की बात करें तो डेलीगेशन का पर्पस होता है बेसिकली एक की सरदर्दी दूसरे तक पहुंचा देना, ताकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब चीज़ों पे फोकस कर सके। और यहाँ पे होता है सबऑर्डिनेट्स के रोल को इम्प्रूव करना, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देना ताकि वो थोड़ा सा बेटर फील कर सके, उन्हें लगे कि हाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कदर है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में से है, एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा फ्री भी किया जा सके। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, CUET आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर इस पे बेस्ड है। आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है वो CUET एग्जाम पे बेस्ड होगा, तो इस एग्जाम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स ने मतलब ऑलरेडी अपनी जो साइट है वहाँ पे एक अलग से सेक्शन बना दिया है। पहले तो साइट को सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है, आपको साइट दिख जाएगी। यहाँ पे टॉप कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे आपको CUET अलग से दिख जाएगा, और CUET की सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है बिजनेस स्टडीज के लिए, एंड एट द सेम टाइम मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ कोर्स, तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। आपको सारे चैप्टर्स में सबसे पहले तो आपको इंट्रो वीडियो दिखेगी कि CUET है क्या और उसकी सिलेबस क्या क्या है और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। जैसे ही आप उसको वो करोगे आपको वीडियो खुल के दिख जाएगी, वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना और उसके बाद अपनी प्रेपरेशन में लग जाना। इसी के साथ साथ हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट और MCQ भी लेके आने वाले हैं चैप्टर वाइज, तो उसका भी वेट करो और फट से तैयार हो जाओ CUET एग्जाम को देने के लिए बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करके। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी के लिंक्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तुम पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।